कुछ मैं ही जानती हूँ जो मुझ पर गुजर गई। सूरज की लाट की तरह आपके पास जवानी हो और भेड़ियों के शहर में आप हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी के साथ ही 1-2 साल बाद आपके हस्बैंड की डेथ। सारी चॉइसेस जो मेरे लिए मुआशरे ने बना के रखी हुई थी, उसको रिजेक्ट करने में ही बड़ी एनर्जी और बड़े साल गुजर गए कि मुझे ये नहीं होना। तो ये जो सफ़र था कितना मुश्किल था। कहा जाता था कि यही बदबख्त, आपने तो बड़ा मेरा पर्दा रख लिया है। खूबसूरती किसी इंसान के साथ शेयर करता है तो वो पाब्लो पिकासो नहीं होता, वो औरत होती है जो बच्चा पैदा करती है। वो सबसे बड़ी तख्लीक होती है। साइमा बतूल वो खातून हैं जो पाकिस्तान की आम ख़वातीन की तरह इन्होंने ज़िंदगी शुरू की और फिर इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। एक छोटा बच्चा, 2-3 माह का बच्चा, उसको वो एक अगर कहा जाए कि पाँव में एक तरह की बेड़ी, लेकिन इन्होंने उसको हौसला बनाया, आगे चली। एक वेटर की जॉब से इन्होंने अपनी जॉब शुरू की। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, टेक राइटर और अदीब हैं। मुस्लिम दुनिया की फ़र्स्ट वेटरन खातून हैं, ट्रेनर हैं और सियाला पुलिस एकेडमी में भी इन्होंने खिदमात दी। वहाँ से आगे फिर इन्होंने मज़ीद तरक्की करती गई, हौसला पकड़ती गई, हिम्मत करती गई और आगे बड़ी। साइमा से हम पूछेंगे, जी साइमा ये बताइएगा, शादी के साथ ही 1-2 साल बाद आपके हस्बैंड की डेथ और फिर उसके बाद आपने ये सिलसिला शुरू किया और पहली जॉब भी आपकी वेटर की जॉब थी, तो किस तरह ये हिम्मत और हौसला आपने किया? बिल्कुल ऐसा है। शुक्रिया असगर साहब, शुक्रिया आपके चैनल का और आपके वक्त का। जब शुरू ही अगर यहाँ से करें कि जहाँ इससे मेरी सिंगल पेरेंट होने की कहानी, तो वाकई इससे पहले मैं उस वक़्त मैं ख़ातून नहीं थी, एक बड़ी यंग लड़की थी। मेरी उम्र 18-19 साल होगी। तो मुश्किल यकीनन थी। इससे पहले जिस सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ था, जिस कल्चर से था, वहाँ पे यकीनन बेवा होना और सिंगल पेरेंट होना कोई एक अच्छी कहानी नहीं समझी जाती थी, बल्कि मुझे याद है कि इसको तो एक बदबख्ती कहा जाता था, इसको एक ट्रेजेडी नहीं माना जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि यही बदबख्त। उसकी उस लड़की की आप पाकिस्तान के कल्चर की कहानियाँ देख लीजिए, इंडो पाक का कल्चर देख लीजिए, जो बेवा है वो बदबख्त है, वो बेचारी मज़लूम नहीं है। तो मुझे भी बिल्कुल शुरू के चंद सालों में बिल्कुल ऐसे ही लिया गया कि मैं बड़ी बदबख्त हूँ। मैं किसी भी दुल्हन को जो है वो मेहंदी नहीं लगा सकती, मुझे किसी दुल्हन के करीब नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के मैंने सकाफ़ती पहलू भी, ट्रेजेडीज़ भी देखी। सोशल और इकनॉमिकल ट्रेजेडीज़ तो मेरी अलहदा थी, लेकिन हिम्मत बांधी रखी है मैंने। शायद नहीं, बल्कि यकीनन मुझे इन चीज़ों पे वो जो मैंने पढ़ा लिखा था, वो कहानियाँ बेवाओं की और सुहागनों की, उनको मैंने फेरी टेल बना के अपने दिमाग में रखा कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे वो क्यों होना है, मुझे ये क्यों नहीं होना। तो वो एक लड़की मैंने ख़ुद एक ड्राफ्ट की थी जो बड़ी पावरफुल थी। उसका ब्रेन भी, उसका हुस्न भी, उसका दिमाग भी, नफ्सियात भी, मैंने ख़ुद ड्राफ्ट किया अपने दिमाग में और मैंने कहा मैंने ये नहीं होना, मैंने ये होना है। अच्छा ये बताएं कि छोटा बच्चा भी था, ये जिम्मेदारियां भी थीं, फिर बाकी फील्ड की एक आपने वेटर की जॉब शुरू की, फिर उसके आगे वहाँ से आप फिर बैंक्वेट की तरफ आई, तो ये जो सफ़र था कितना मुश्किल था, किस तरह हौसला आपने पकड़ा? मैं बड़ी मशकूर हूँ कि आप मेरे इस एहसास को जानते हैं। कुछ मैं ही जानती हूँ जो मुझ पर गुजर गई। एक दो नहीं होते, 11 होते हैं। तो ये तो एक फैक्ट था कि एक छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारी, बहुत छोटा बच्चा, और मेरे सोशल इशू, मेरे फाइनेंशियल इशू, मेरे साइकोलॉजिकल इशू, मेरे कल्चरल इशू बहुत ज़्यादा थे। बड़ा मसला था। पहले ज़िंदगी के दो पहले साल जो थे वो इसी इसमें गुजरना, ज़्यादा टाइम इसी में गुजरा कि क्या करना है, अब क्या करना है, अपना क्या करना है, इस बच्चे का क्या करना है, क्या होना है। जो पीछे अंबार कहानियों का था वो तो ये था कि यतीम जो है वो किसी यतीम खाने में पलता है, अखबारें बेचता है, और तो मैं कहती थी नहीं, ये नहीं होने वाला, यहाँ ये नहीं होगा। दूसरा था कि बेवा जो होती है वो दूसरी शादी कर लेती है, या माफ़ कीजिए किसी की मिस्ट्रेस हो जाती है, या इस किस्म की चॉइसेस के अलावा मेरे पास जो सामने ग्राफ की भी चॉइसेस थी, वहाँ से तो एक भी मेरे लिए पसंदीदा नहीं थी। तो मैंने उस सारी चॉइसेस जो मेरे लिए मुआशरे ने बना के रखी हुई थी, उसको रिजेक्ट करने में ही बड़ी एनर्जी और बड़े साल गुजर गए कि मुझे ये नहीं होना, मुझे ये होना है। जिसमें यह है कि मुझे माँ बनना अपना बहुत अच्छा लगता था। मैं शायद इस हकीकत को समझ चुकी थी कि सबसे बड़े तख्लीक़कार जो सबसे बड़ी अपनी खूबसूरती किसी इंसान के साथ शेयर करता है, तो वो पाब्लो पिकासो नहीं होता, वो औरत होती है जो बच्चा पैदा करती है। बस बेटा जो है वो एक एनर्जी था। देखिए एनर्जी जो होती है उसका आप एटम बम भी बना सकते हैं, बिजली घर भी बना सकते हैं ना। तो ज़ैन अली को जो है वो अगर मैं
तरबियत उसकी बेहतर ना करती और अच्छे इंसान वाली तरबियत ना देती तो एटम बम बन जाता। मैंने जो है वो उसको बिजली घर बना लिया, उसने मुझे भी एनर्जी दी, अपनी ज़िंदगी भी उसे बनाई, मेरी भी यकीन कीजिए बनाई। मेरा और उसका साथ जो है वो एक बहुत टिपिकल माँ वाला नहीं रहा, जहाँ पे वैसे माँ भी मैं बड़ी डाढ़ी ही रही, लेकिन मैंने आम बच्चों की तरह उसे नहीं पाला, उसे उसकी तरबियत में उसको वक्त दिया। असगर साहब, छोटा सा आपके पास बच्चा हो और सूरज की लाट की तरह आपके पास जवानी हो और भेड़ियों के शहर में आप हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपने अगर आपने चॉइसेस रखनी है ना, तो आपको वेटर्स की नहीं स्वीपरेस की भी जॉब करनी पड़ती है। आपने तो बड़ा मेरा पर्दा रख लिया है कि आपने वेटर्स की जॉब की है। मेरा ख्याल है डिस्कशन में मैंने स्वीपरेस की जॉब की थी, मैंने टॉयलेट्स धोई हैं, मैंने ओल्ड होम्स में काम किया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पास एनर्जी भी, जहन भी था, मेरे पास सेहत भी थी, वक्त भी था, लेकिन मेरे पास लिक्विड नहीं था जिसको पैसे कहते हैं। तो उसको कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने बुज़ुर्गों का जो ओल्ड हाउस होते हैं वहाँ पे उनके बहुत एक अपना बच्चा पालना पड़ता है, तो वो 10 बच्चे होते हैं, वो बुज़ुर्ग बच्चे होते हैं, उनकी नैपियाँ भी बदलनी पड़ती हैं आपको। तो मैंने काम किया, काम से मैं नहीं आ रही, मेहनत किया, उसके बाद जाके तो मैं वेट्रेस हुई थी। मैंने बहुत हार्ड और टफ टाइम देखे थे। इसके बाप के चैनल के बाद कहा कि इद्दत खत्म हुई कि बीबी ब्याह कर लो। ये आइडिया आपने कहाँ से लिया? इंटरनेट कैफ़े का एक बुरा इंप्रेशन है। बनाने का मकसद क्या था? मैंने अपने लिए नहीं बनाया, चांद को क्या चमकाना। एक खातून मज़ामती शायर। जवाब में मैंने एक शेर पढ़ा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही जो लिंक बना। मनवान जाके उन्होंने डॉक्टर अता से बात की कि भाई वो तो ऐसे है। अच्छा। मैंने कहा मैं ये वो तो कोई नहीं हूँ, एक मजदूर औरत हूँ, रोटी कमा रही हूँ। पाकिस्तान का पहला वुमेन साइबर कैफ़े आपने बनाया, ये आइडिया आपने कहाँ से लिया और उसके बाद इसके बनाने का मकसद क्या था? एज ए यंग लेडी, एज अ यंग वुमेन, एज अ यंग मदर मैं बहुत रिजेक्टेड थी, मैंने बहुत रिजेक्शन ली थी, मैंने बहुत हार्ड और टफ टाइम देखे थे, मैंने बड़ी मुसीबतें देखी। तो मैंने कहा आई वुड नॉट लेट इट रिपीट टू अदर यंग लेडीज़ इन पाकिस्तान एज मच एज आई कुड डू। मैं जितना भी कर सकती हूँ मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी। मैं देखती थी कि पाकिस्तान के हर कोने में उन दिनों, उन सालों में एक साइबर कैफ़े बना हुआ था और हर बंदा, हर मर्द, हर बच्चा, छोटा बड़ा जो है ना, वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और इसकी तरफ अवेयरनेस भी हासिल कर रहा था और अपने काम भी कर रहा था। जबकि मैं देखती थी कि लड़कियाँ अब भी इस मैदान से दूर है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये जो है रावलपिंडी के सदर में मैंने बनाया और सजामो साइबर कैफ़े के नाम से ये मशहूर हुआ। और असगर खान साहब, इसका सारा स्टाफ लड़कियां थी, इसमें टीम मेकर भी लड़की थी, क्योंकि प्रॉपर कैफ़े था, ये इंटरनेट क्लब नहीं था, ये एक साइबर कैफ़े था विद फिल फीचर, जहाँ पे एक लाइब्रेरी मौजूद थी। पहला सवाल उस वक्त लोग मुझे कहते थे, जिस किस्म की आप पर्सनैलिटी है आपको इस्लामाबाद में बनाना चाहिए था। मैंने कहा मैंने अपने लिए नहीं बनाया, चांद को क्या चमकाना। रावलपिंडी में उस वक्त फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी नई नई बनी थी, तो उन्होंने कहा यहाँ की लड़कियाँ हैं जो भाई यारों मददगार फिर रही हैं और लड़कों से और मुझसे ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन सिर्फ इनको जगह नहीं मिल रही। तो मैं वहाँ जाके मिली, वीसी साहिबा, अभी खातून, बहुत ही अच्छी खातून थी, उनसे मैं मिली तो उन्होंने कहा जी कि यूनिवर्सिटी के पास तो इतने पैसे नहीं होते। अदब से उनका बड़ा ताल्लुक़ था। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक शेर पढ़ा, जिसके जवाब में मैंने एक शेर पढ़ा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और वहाँ से हमारे तलाक़ात, मतलब सिर्फ एक बिज़नेस वुमन नहीं थी वो, मुझे लगता था कि कोई दो औरतें हैं जो एक ही डगर पे चलना चाह रही हैं। तो वहाँ से हमारे तलाक़ात बेहतर हुए, उन्होंने सारी लड़कियाँ हमारे पास भेजना शुरू की, तो बड़ा सेफ़ माहौल था, बड़ी अच्छी शोहरत मिली। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमारे प्रोग्राम बनाए, अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आए और मुझे खुशी होती थी कि वो एक बड़ा हैरत कदा था कि ये आपने कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, ये क्यों कर लिया। और वो जो पाकिस्तान में इंटरनेट कैफ़े का एक बुरा इंप्रेशन है, वो फुल फीचर जो है इंटरनेट क्लब को एक साइबर कैफ़े में मैंने बदला। तो मुझे सेक्रेटरी आईटी की जो है वो कॉल आई कि हमने आपका प्रोग्राम देखा है और आप ये हैं और वो हैं। तो मैंने कहा मैं ये वो तो कोई नहीं हूँ, एक मज़दूर औरत हूँ, रोटी कमा रही हूँ और साथ तरह तरीके से कमा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा, तो मैंने कहा आप तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, साइबर कैफ़े से आप फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही जो लिंक बना, सेक्रेटरी आपके पास आए और यही लिंक बना आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। खुदा भला करे, इस मुल्क में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो थे, जो बड़ा अच्छा इंप्रेशन देते थे। अब का सेक्रेटरी आप बुलाएं रावलपिंडी के
किसी साइबर कैफ़े में वो कभी नहीं आएगा, कहेगा मेरा डिप्टी डायरेक्टर आ जाएगा। तो उस वक़्त लोग भी बड़ा सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग भी मौजूद थे, बहुत तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत वक्त गुजारा वहाँ, हमारे साथ चाय शाय पी, स्टाफ से बात की, तो मन जाके उन्होंने डॉक्टर अता से बात की कि भाई वो तो ऐसे है। तो उनको भी ये जचा के साइबर कैफ़े और एक लड़की चला रही है और ये क्या है। तो नॉर्मली तो वज़ीर मिलते ही नहीं, एनर्जी सेक्रेटरी साहब मिल लें, तो अताउर रहमान साहब ने कहा कि उसे बुलाए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं मेरे ज़हन में जो वज़ीरों के वो थे वो तो कुछ और थे। जब मैं गई तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो है वो उठ के खड़े हो गए, सांवले रंग के, बहुत बड़ी स्माइल मुंह पे लिए हुए, एक बहुत ही शफीक सा बंदा मुझे दिखाई दिया। तो मेरे एंटर होते उन्होंने कहा वेल ओ लेडी वेल डन। मैंने कहा ये क्या है यहाँ तो मैंने तो सुना था पहले पीए से चट्टें भरे हैं, फिर टाइम होता है, मैंने तो ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी। तो उन्होंने कहा आप बैठिए। तो मैंने कहा सर आप बैठिए। तो उन्होंने कहा नहीं, औरत पहले बैठती है। तो मैं बैठ गई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो अगर 5 था तो 10 हो गया। तो उन्होंने बड़े ही प्रोफेशनल, कोई उसमें मोहब्बत या औरत या शफकत कुछ नहीं थी, इंतहाई प्रोफेशनल बात की, इंतहाई। उन्होंने कहा जी ये मैं काम कर रहा हूँ, तुम कर सकती हो। अब वो ये मैं जो था वो कुछ तो मेरे सर से ही गुजर गया, क्योंकि वो तो बहुत ही जॉइंट थे और मैं तो बिल्कुल ही उनके सामने बेबी थी। लेकिन मुझे लगता, मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा कि हाँ कर देती हूँ और मेहनत करनी मुझे आती है तो मैं कर लूँगी। उन्होंने जो काम कहे थे उसमें तो 2% मैं कर सकती थी, खुदा जानता है मैं बाकी नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। उन्होंने कहा ये रेप्लिका बनाना है हमने साइबर कैफ़े का सारे पाकिस्तान में, तो आप कुछ कर सकती हैं। मैंने कहा जी कर सकती हूँ। वहाँ से बात शुरू हुई तो उन्होंने मिनटों सेकंडों में ना उसका एक ग्राफ बना के मैं हैरान हो गई और मेरे आगे रख दिया कि ये आप कर सकती हैं। तो वहाँ पे मेरे बड़े तोते उड़े। मैंने कहा सर आप मुझे 10 दिन दें। उन्होंने कहा बीबी 10 दिन नहीं है, आपके पास 10 घंटे इस पर बात करें। इन्होंने मुझे इतना ढारस दी, इतना संभाला दिया कि सैटेलाइट के प्रोजेक्ट अब जब लॉन्च हो रहा था ना, तो इस वक्त ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो पाकिस्तान के वो थे, हेड थे जी, प्रेसिडेंट भी थे। तो जब मेरा उनसे तारुफ कराया गया तो मैंने उनसे कहा कि ये सारी हेड की कुर्सियाँ हैं, मर्द क्यों बैठे हुए हैं, औरतें क्यों हैं। मेरे हुलिये से या मेरे एक्सेंट से बात बड़ी लिखी थी मैं कि मैं शायद अमेरिकन हूँ। तो मुझे फौरी तौर पे उन्होंने अब्रप्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा मुल्क भी देखा हुआ है, तुम्हारे मुल्क में औरतों को कहाँ आगे बिठाते हैं। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा सर मेरा ख्याल है आप समझ रहे हैं कि मैं अमेरिकन हूँ। तो मुझे कहते हैं यस पाकिस्तानी वुमन इज़ अ लॉट बेटर देन एन अमेरिकन। तो मैंने बड़ा हंस के कहा, मैंने कहा सर आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी। तो बड़ा लंबा इन्होंने कहका लगाया। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत लंबा कहका दिया कि ओ आई थॉट कि तुम तो, मैंने कहा नहीं सर आप लोगों जैसे शफीक लोगों ने हमें अमेरिकन और ब्रिटिशर से बहुत आगे कर दिया हुआ है। आप लोगों ने हमें बनाया है तो हम तो अब किसी भी मैदान में आप जाके खड़े हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह जो है वो डॉक्टर अता के साथ जो है प्रोजेक्ट चलते गए। ट्रैमो का प्रोजेक्ट पर उन्होंने मुझे हेड बना दिया। उस पर मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूँगी, इसकी आप लोगों से पूछें कि फिर मैंने कितना काम किया। फिर साउथ ईस्ट एशियन कंपनी में टेक्नोलॉजी की हेड औरतें जो आई थी, तो उसमें एक सिंगापुर की खातून थी और दूसरा इस वतन की मोहब्बत में मैं थी। लड़कियाँ आंसू बहाती हैं, बैठ के रोती रहती हैं और वो एक जो वक्त गुजर जाता है। तो अच्छा पाकिस्तान में भी औरतों को इतना सराहा जाता है। फर्स्ट वेटरन खातून है पाकिस्तान की। ओह द लेडी फ्रॉम पाकिस्तान, यू डोंट लुक लाइक ए पाकिस्तानी। अब मैंने कहा मैं इस पे हंसूं, मैं इसको गाली समझूं, एप्रिसिएशन समझूं क्या। वहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या थी? हाई प्रोफाइल, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्राउड पाकिस्तानी थी। ओह यू पाकिस्तान। तो मैं कहती थी यस, मैं नहीं कहती थी मेरे पास आए मैं बतूल, मैं कहती थी यस आई एम पाकिस्तान। आप फर्स्ट वेटरन खातून है पाकिस्तान की ही नहीं पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की, तो ये एजाज़ कैसे हासिल हुआ और किस तरह? क्योंकि आपकी दूसरी जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे अदब के लिहाज से भी अगर देखें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, तो वो एक पूरी अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। और स्पोर्ट्स में वैसे भी ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान में उस तरह की वैल्यू नहीं देती जिस तरह से आप आई हैं स्पोर्ट्स में, तो क्या कहेंगी? मैं एनर्जी अपनी को चैनलाइज करने का मेरे पास एक तरीका था स्पोर्ट। तो वो एथलीट तो मैं थी, पहले मैं एथलीट थी, फिर वो मेरे उम्र के साथ साथ और मेरी उसके साथ मेरे चैनल और बदलता गया, ग्राफ्ट भी बदलता गया। तो मैंने बास्केटबॉल भी खेला और नेटबॉल भी खेला। कौन सा गेम है जो क्रिकेट खेला हुआ, कौन सी गेम है जो, कौन सी स्पोर्ट है जो मैंने नहीं की। तो चूँकि बेसिकली मैं बास्केटबॉल खेलती थी पाकिस्तान में, जब मैं आई तो यहाँ पे बास्केटबॉल की तो टीम ही नहीं थी। तो मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल की तरफ से खेल के आई हुई थी। तो मैं थोड़ी मायूस हुई
देखा कि बैडमिंटन है, तो वहाँ पे हमारे एक अजीज़ हैं, बड़े अच्छे सिविल सर्वेंट हैं, बड़े अच्छे बैडमिंटनर थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ, वहाँ लोग खेलते हैं। तो मुझे रावलपिंडी में ले गए, तो वहाँ मैंने देखा कि है मायार जो भी था उस पर बात करनी ज़रूरी नहीं था, लेकिन गेम थी, तो मैंने शुक्र किया कि गेम मिली है। वहाँ से बस मैंने टेकअप किया, तो उन्होंने मुझे प्लेयर तो लिया नहीं, उन्होंने मुझे एसोसिएशन और फेडरेशन इधर उधर डाल दिया। वेराज मैं हाथ की भी और तेज़ थी, तो मैंने बस खेलना शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने एसोसिएशन भी संभाल ली, फेडरेशन भी संभाल ली, ट्रेनिंग भी कराती थी और ख़ुद भी खेलती थी। तो उसके साथ साथ बस वो अचीवमेंट्स आना शुरू हो गई, मैंने जीतना शुरू कर दिया। जीत हार चलती रही, मुसलसल एक लंबा सफ़र निकला। ट्रेनिंग मैंने कभी भी नहीं छोड़ी थी, हार भी जाती थी फिर भी मैं ट्रेनिंग नहीं छोड़ती थी, वेलकम भी नहीं किया जाता था ट्रेनिंग में फिर भी नहीं छोड़ती थी, बुरी मार भी पड़ जाती थी। चुनीदा सी लड़कियां खेलने वाली होती थी, तब भी मर्दों के सामने भी मैं खेलती थी। मैं कायम रही और इसी तरह खेलते खेलते मुख्तलिफ इवेंट्स जीती भी रही। मैंने आसियान का कप जो है पाकिस्तान के लिए जीता था फॉरेन ऑफिस की तरफ से। मैंने सी पैक का चैलेंज जो पाकिस्तान को मिला था, वहाँ का सिंगल डबल का जो है वो भी चैलेंज मैंने ही पाकिस्तान के लिए विन किया था। फिर आप चूँकि मैंने कहा कि मैंने हार के बावजूद कभी अपने डिसार्ट नहीं किया, मैं उसी तरह ट्रेनिंग करती रही, ट्रेनिंग मैंने जारी रखी। फिर ये 42nd जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई, तो उसमें मैंने अपना वो भेजा एंट्री के लिए, तो मुझे वहाँ पे एंट्री मिली। और फिर वेटरन पाकिस्तान से, फिर वेटरन असगर साहब वो खिलाड़ी होती है जो 30 साल उम्र के पास कर चुकी होती है। जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए तो उनको ये चीज़ पता चल गई कि आप पहली वेटरन खातून हैं जो इतनी एज से ऊपर हैं और आप लड़ रही हैं, या फिर आपके मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद आपको पता चला? तस्वीर से तो उन्होंने यही समझा कि शायद मेरा ख्याल है कोई वेटरन नहीं है, शायद हमारी यंगस्टर्स में आएगी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। तो मगर मैं बेवकूफ़ तो नहीं थी कि मैं वो ऑफ़र ले लेती कि मैं जवान लगती हूँ या टीनेजर लगती हूँ, ऐसा तो नहीं था। मैंने तो जाके लड़ना था वहाँ पे। तो सिलेक्शन हो गई, वहाँ पे 10-12 ममालिक थे। बस जाते हुए तो कोई इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना टफ़ था, लेकिन टफ़ चूँकि मैंने देखे हुए थे, इंटरनेशनल मैचेस मैंने देखे हुए भी थे, खेले हुए भी थे, तो मुश्किल इस बात पे हुई जो माइंडसेट बना दिया गया था कि इंडिया जो सामने था ना, हिंदुस्तान जो है ना चैम्पियन है, उनके बच्चे भी चैम्पियन हैं, उनके बुज़ुर्ग भी चैम्पियन हैं। हिंदुस्तान बड़ा मुश्किल वक्त देता है आपको बैडमिंटन में, टफ़ टाइम देते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी एकेडमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी है कि हमारे जितना एक सूबे का बजट होता है, वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब का बजट होता है, तो उसके पीछे ये पूरी, तो वो तैयार होते हैं। तो ये मुश्किल पड़ गई मुझे देख के कि क्लब में, मतलब क्लब की कमेटी से लेके 3 साल के बच्चे तक जो है ना वो बैडमिंटन प्लेयर हैं, और सिर्फ प्लेयर नहीं, बहुत टॉप के प्लेयर हैं। और हमारे दिमाग में ये वो एनिमी कंट्री शंट्री डाला हुआ होता है, और फिर लोग हमें देख के प्लेयर नहीं समझ रहे होते, वो समझ रहे हैं कि ये वेपन उठा के कोई सोल्जर जा रहा है, तो लोग तवक्को ये रखते हैं। तो लोगों के तवक्कुआत को भी हमने पूरा करना होता है, इंसानी रवादारी को भी कायम करना होता है। उसी प्लेयर के साथ हमने कभी मिक्स डबल भी खेलना होता है, कभी उसके अगेंस्ट खेलना होता है, तो ये भी पूरी एक डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है। तो किया, बस हौसला किया और बस कर लिया और कर लिया। जो लोग आपसे आके मिल रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग तो बिल्कुल नमनेस थी, और मुझे उस वक्त यकीन हुआ जब एक बहुत ही बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लेने जाती, हिंदुस्तानी एक बहुत बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की, उन्होंने आके मुझे ऑफ़र दी। बल्कि पहले उनका आते साथ उन्होंने कहा, ओह द लेडी फ्रॉम पाकिस्तान, यू डोंट लुक लाइक ए पाकिस्तानी। अब मैंने कहा मैं इस पर हंसूँ, मैं इसको गाली समझूँ, एप्रिसिएशन समझूँ क्या? अगला उनका बात था, ओह ये हो सकता था बिकॉज यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये तो होना था। अब फिर मुझे समझ ना आए कि मैं क्या कहूँ मैं क्या कह सकती हूँ। तो मैंने कहा जी बस वो बोल अलम गलम मैंने जवाब उनको दिए। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र लगाई कि आप इस कंपनी की तरफ से इधर से खेलना चाहेंगी। तो मुझे इस वक्त जो है वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। वो ऑफ़र्स तो आ रही थी, बांग्लादेश की तरफ से भी आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, मलेशिया की तरफ से भी आ रही थी, वो ऑफ़र्स अपनी जगह, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट जब उतरी तो वाकई बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर इस तरह है कि लड़कियां
आंसू बहाती हैं, बैठ के रोती रहती हैं, और वो एक जो वक्त गुजर जाता है और वो फिर बाद में मज़ीद आंसू बहा रही होती हैं और उनकी लाइफ एक ट्रेजिडी के बाद अगली ट्रेजिडी से गुजर रही होती है, तो उनको क्या पैगाम देंगे? मैं दुनिया की औरतों में पाकिस्तान की वो औरत हूँ जिसके पीछे अगर 22 करोड़ औरत नहीं है तो 15 करोड़ तो होगी, 10 तो होगी। उसको अगर गलत ले लिया जाता था कि अब्यूज़ हुई, बरी हुई, जाहिल, पिटी हुई, बुरी औरत जी, कम अक्ल, बदतमीज़, कम हौसला, बेचारी, बुज़दिल, कम से कम मैंने वो तो वाइप किया है ना, मैंने आके वो धो दिया है, मैंने वो अपने पसीने से, हर शय खून से तो मैं नहीं धो सकी, लेकिन मैंने अपने पसीने से वो धो दिया था कि नहीं हम हैं, हम कहीं हैं। तो उसकी फ़ख्र जो है ना, वाकई वो जो मुझे एहसास होता था, शाम तक उन्होंने वो वहाँ पे एक फिर ना तमाम ममालिक के लोगों को बुला के पार्टी करते हैं वो लोग, उनका एक अपना एक शेड्यूल होता है इंटरनेशनल, तो वो शाम तक वो मेरी एक्साइटमेंट भी जो है सबसाइड हो चुकी थी, फ़ख्र भी अपनी जगह ले चुका था। तो वो जो एक मार धार वाली प्लेयर दिन को थी, वो शाम को एक बड़ी ही हाई प्रोफाइल, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्राउड पाकिस्तानी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हाथ मिलाती थी तो मैं एक बड़े फ़ख्र के साथ उन्हीं लोगों से हाथ मिलाती थी। दुनिया के ममालिक के एम्बेसडर्स मुझसे हाथ मिलाते थे और मुझे कहते थे ओ पाकिस्तान, ओ यू पाकिस्तान। तो मैं कहती थी यस, मैं नहीं कहती थी मैं साइमा बतूल, मैं कहती थी यस आई एम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया साइमा बतूल आपका। नाज़रीन, साइमा बतूल हमारे साथ मौजूद थी और इनकी शख्सियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, और किस तरह से एक इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, एक छोटे बच्चे के 3 महीने के बच्चे के साथ इन्होंने लाइफ दोबारा शुरू की, ट्रेजिडी के इनके 2 साल बड़े बुरे गुजरे, फिर एक वेटर की लाइफ से लेकर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, टेक राइटर और अदीब हैं, बैडमिंटन के लिहाज से पाकिस्तान की और बल्कि मुस्लिम दुनिया की फ़र्स्ट वेटरन खातून हैं, ट्रेनर हैं, और सियाला पुलिस एकेडमी में भी इन्होंने खिदमात दी। पुलिस जो कि नई लॉट जो आती है उनको भी ये ट्रेनिंग करवाती हैं। तो एक आपने स्टोरी सुनी है, एक जोश और जज्बा तो इसमें मौजूद है, एक इंस्पायरेशन है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आप मुश्किलात के बाद दोबारा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हमारी सोसाइटी की ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ को कोई भी ट्रेजिडी उनसे गुज़रती है तो वो उसको समझती हैं कि ज़िंदगी जो है वो उनकी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ये साइमा बतूल की स्टोरी एक हौसला है, एक हिम्मत है, और तमाम ख़वातीन को पैगाम है कि आप हिम्मत करें, हौसला करें तो अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकती है और शाइनिंग स्टार बन सकती है।